Hello बच्चों, welcome back to the YouTube channel All Over Learning for You. I hope you are doing great and yes we are doing gravitation बच्चों, जैसा आप सब जानते हो, और ये फॉर क्लास 10th है एंड आज हम करने वाले हैं इसका लेक्चर नंबर 3. सो एज यू ऑल नो कि बच्चा हमने ऑलरेडी इसके 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं. अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज जाके उसको देख लो, राइट. तो ये चीज आपको और ज्यादा अंडरस्टैंड होगी, बट आपने देखा है, आपको आता है, तो नो वरी, यू कैन गो अहेड. तो आज का टॉपिक हम है जो किस पे बात करने वाले हैं. तो आज हम बात करने बच्चों न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, राइट. तो मैं आज इसको आपका पूरा प्रूफ बताने वाला हूं, ये कैसे सॉल्व होता है, इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, किस लिए इसे यूज करते हैं, एंड इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, बट आज की वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में. ओके. एंड आज हम एक चीज और पढ़ेंगे बच्चों, आज हम एक चीज अंडरस्टैंड करेंगे, इनवर्स स्क्वायर लॉ, राइट. ये इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या होता है, राइट, जो न्यूटन ने एज्यूम किया था. तो आपको ये लेक्चर के दौरान ही समझ में आएगा कि एग्जैक्टली मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूं. ओके, तो चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं. तो बिफोर स्टार्टिंग विद दिस चैप्टर मैं आपको कुछ टर्मिनोलॉजी अंडरस्टैंड करवाता हूं, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पूछता हूं और देखो उसका क्या कंक्लूजन निकल के आता है. चलो फॉर एग्जांपल हमने एज्यूम किया भाई कि एक लड़का है, वो भाग भाग के आता है और इस पानी में जंप करता है. तो क्या होगा, देखो एक लड़का आया और इस पानी में जंप किया तो क्या होगा. सो बेसिकली वी सी दैट कि वो पानी के अंदर गिर गया. पानी के अंदर गिर गया मतलब क्या हो रहा है, यहां पे हम ये बोलते हैं ऑब्जेक्ट ऑन सरफेस ऑफ अर्थ इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ, राइट. सो ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ सरफेस, तो जितने भी ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पे होंगे वो सारे क्या होंगे, अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होंगे. अच्छा, ये एक बात हो गई. चलो दूसरी चीज देखते हैं. अब जैसे ये हमने अंडरस्टैंड किया, स्पेस में हमें पता है भाई हमारा अर्थ है और ये हमारा मून है, एंड हमें पता है इन दोनों के बीच में कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये इसके अराउंड घूम रहा है, ठीक है, इसके अराउंड सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है. सो व्हाट स्टेटमेंट आई कैन गिव हियर, सो आई कैन से दैट मून इज गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ, ड्यू टू दिस द मून इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ. इसका मतलब क्या हुआ कि मून जो है अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, इस वजह से क्या हो रहा है कि मून अर्थ के आजू बाजू घूम रहा है. ओके, थोड़ा और ऊपर जाते हैं. तो फॉर एग्जाम्पल मैंने कंसिडर कर लिया भाई हमारा सन और सन के बाजू में मून, सॉरी अर्थ. तो जब मैं अर्थ की बात करता हूं तो हमें पता है कि अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, है ना. तो हम क्या स्टेटमेंट देंगे यहाँ पे, अर्थ इज गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सन, ड्यू टू दिस अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. मतलब आप एक चीज देखो, हम जो थे अर्थ के सरफेस पे हैं तो हम अर्थ के सरफेस पे अट्रैक्ट हो रहे थे, ठीक है ना. मून जो है वो अर्थ को अट्रैक्ट हो रहा है, अर्थ जो है वो सन को अट्रैक्ट हो रहा है. अच्छा, आई क्वेश्चन टू यू, क्या सन भी किसी को अट्रैक्ट होता है. आप बोलोगे नहीं सर, सन तो किसी को अट्रैक्ट नहीं होता है. चलो आई एक्सप्लेन यू. तो फॉर एग्जांपल ये हमारी है गैलेक्सी, राइट, और वो जो येलो सा दिख रहा है इसके बीच में वो हमारा है सन. तो ये सन ना उसके बीच में से गोल गोल घूमता है. तो ये जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है, राइट, तो हमारी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे, जिसमें मिलियंस ऑफ स्टार्स हैं. जैसे सन इज अ स्टार, वैसे मिलियंस ऑफ स्टार्स हैं. तो मैं यहां पे क्या स्टेटमेंट देता हूं बच्चों, सन इज गेटिंग अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ गैलेक्सी. तो हमारा जो मिल्की वे गैलेक्सी है, सन जो है उसके सेंटर की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, एंड ड्यू टू दिस सन इज परफॉर्मिंग अ सर्कुलर मोशन अराउंड द अर्थ, सॉरी अराउंड द सेंटर ऑफ गैलेक्सी. तो ये जो सन है, ये सन क्या कर रहा है, हमारे सेंटर ऑफ गैलेक्सी के अराउंड क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है. नाउ देयर इज अ क्वेश्चन, क्या ये गैलेक्सी भी किसी में करेगा, डेफिनेटली करेगा, बट अब हम उतना आगे नहीं जाने वाले हैं. मैं आपको एक फैक्ट बताता हूं इसमें. फैक्ट ये है, वी आर मूविंग एट एन एवरेज वेलोसिटी ऑफ 8,28,000 किलोमीटर पर आवर, राइट. तो वी आर मूविंग मतलब देखो अभी सन घूम रहा है कहां पे, हमारा जो गैलेक्सी का सेंटर है उसके अराउंड सन घूम रहा है. सन घूम रहा है यार, मतलब समझो पूरा सोलर सिस्टम घूम रहा है. और अगर पूरा सोलर सिस्टम घूम रहा है बच्चों, किस स्पीड से घूम रहा है, 8,28,000 किलोमीटर पर आवर. इस स्पीड से यू इमेजिन हाउ बिग दिस स्पीड इज. बट इवन एट दिस हाई रेट it takes around 230 million years to make one complete orbit around the Milky Way. बच्चों 230 साल लग जाते हैं हमारे सन को, हमारे पूरे सोलर सिस्टम को मिल्की वे के सेंटर के अराउंड एक चक्कर लगाने में. अब आप सोचो हमारा अर्थ सन के अराउंड एक चक्कर लगाता है एक साल में, दैट इज 365 डेज. नाउ यू एज्यूम 230 मिलियन ईयर्स. इतने तो व्यू भी नहीं जाते किसको जल्दी सॉन्ग्स को छोड़ के. सो 230 मिलियन जो है ईयर्स लग जाएंगे बच्चों, क्या करने के लिए,
इसके अराउंड एक चक्कर मारने के लिए। ओके, एंड आवर मिल्की वे इज अ स्पाइरल गैलेक्सी, ये स्पाइरल गैलेक्सी है। ठीक है, हम स्पेस में काफी ज्यादा बातें करेंगे जब मैं स्पेस मिशन पढ़ाऊंगा आपको, बहुत इंटरेस्टिंग है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अभी यहाँ पे हमने क्या नोटिस किया कि अगर मैं अर्थ के सरफेस पे हूं तो मैं अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा हूं, एक मून जो है वो भी अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, अर्थ जो है वो सन की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, हमारा सन इस सेंटर ऑफ गैलेक्सी की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। दैट मींस ऑल आर गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर, मतलब इनके बीच में कुछ ना कुछ फोर्स है, आई मीन टू से दैट, राइट। वो क्या है? तो उसी को हम बोलते हैं बच्चों न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो न्यूटन ने यहां पे ये एक्सप्लेन किया था कि इस पूरे यूनिवर्स में, तो आफ्टर स्टडिंग द केपलर्स लॉ एंड जितने भी प्लैनेटरी मोशंस थे न्यूटन ने उनको भी स्टडी किया, और न्यूटन ने ये सोचा मतलब कि ये सारे प्लैनेट्स जो है या जितने भी सेलेस्टियल बॉडीज हैं हमारे इस पूरे यूनिवर्स में विच हैज अ मास, वो एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, और उस फोर्स को मेजर करने के लिए, बात ध्यान से सुनना बच्चों, अगर वो एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं तो कितनी फोर्स लगा रहे हैं, इफ दे आर गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर तो कितने वैल्यू से अट्रैक्ट हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल इफ आई से यू, मान लो अभी सन और हमने अर्थ का एग्जांपल लिया, तो अर्थ जो है सन को एक ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है, सन जो है अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है, राइट, क्योंकि इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो ये कितने वैल्यू का है, इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इसका कैलकुलेशन किसने दिया? न्यूटन ने दिया। चलो क्या है ये, इसे अंडरस्टैंड करते हैं। तो मान लो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है बच्चों, लेट्स से दिस इज माय ऑब्जेक्ट 1, ठीक है। हम लोग अभी क्या करने जा रहे हैं? हम लोग एक फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं जो न्यूटन ने डिराइव किया था टू मेजर द फोर्स बिटवीन द टू बॉडीज। ओके, सो दो बॉडी के बीच में जो फोर्स है उसे मेजर करने के लिए हम एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे। तो टेंशन वाली बात नहीं, मैं जितना बोलता हूं उतना समझो, बहुत मजा आएगा। तो एक ऑब्जेक्ट है, राइट, जिसको मैंने ऑब्जेक्ट 1 माना, उसका एक सेंटर ले लिया मैंने। वैसे ही मैंने एक दूसरा ऑब्जेक्ट ले लिया, उसके पहले अच्छा इसका मास है m1, ओके। फिर मैंने एक दूसरा ऑब्जेक्ट ले लिया, राइट, जिसका सेंटर हमने कंसीडर किया, और इसका मास मैंने m2 बोल दिया, राइट। तो दो ऑब्जेक्ट है जिसका मास m1 m2 है। मास m1 m2 क्यों लिखते हैं हम लोग? क्योंकि दोनों का मास सेम नहीं है ना, अगर सेम होता तो दोनों को m लिखता, दोनों अलग है तो कैसे पता चलेगा अलग है? m और m2 से। ओके, चलो इनके बीच में कुछ डिस्टेंस है, so they are separated from each other from their centers, right? तो उनके बीच का जो सेपरेशन है उसको मैंने r मान लिया। चलो इस r को थोड़ा नीचे ले लेते हैं क्योंकि अभी बीच में बहुत कुछ करना है। तो मैंने ऐसे एक परपेंडिकुलर लाइन ले ली, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये r है, ठीक है, क्लियर। जो ऊपर सेंटर से डिस्टेंस था वही नीचे भी है हमारा। सो दिस r इज व्हाट? r है इन दोनों के बीच का सेंटर। अब एक क्वेश्चन मार्क आता है कि सर हम सेंटर से ही क्यों मेजर करते हैं, राइट? आप कई बार पढ़े होंगे फिजिक्स में, या यहाँ पे अब आप इस चैनल पे भी देख लो, तो मैं बोल रहा हूँ कि वी आर मेजरिंग द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। तो ऐसा क्यों, हम सेंटर से क्यों मेजर करते हैं, यहाँ उसके एज से क्यों नहीं मेजर करते हैं? तो इसका रीजन है बच्चों कि कोई भी बॉडी जो होती है, किसी भी बॉडी का जो एक सेंटर ऑफ मास होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बुक लेते हो, देखो कुछ लोग होते हैं बुक लेते हैं, बुक को ऐसे उंगली पे घुमाते हैं, है ना, या फिर कुछ लोग एक फुटबॉल को या बास्केटबॉल को उंगली पे घुमाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, वो उसके सेंटर ऑफ मास पे घूमता है। जैसे अगर मुझे कोई चीज बैलेंस करनी है, मेरे पास यहाँ कुछ है भी नहीं, ओके, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये स्टील स्केल है, राइट, मुझे इसे बैलेंस करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको सेंटर में ऐसे रखूंगा, ठीक है, ये बैलेंस हो जा, ओके, देखो ये बैलेंस हो गया। तो ये सेंटर जो है ये इसका सेंटर ऑफ मास है, इसलिए ये बैलेंस हो पाया है, ठीक है। तो हर एक ऑब्जेक्ट का, हर एक बॉडी का एक सेंटर ऑफ मास होता है बच्चों, राइट। तो वो जो सेंटर ऑफ मास है उसे हम चूज करते हैं सेंटर पॉइंट, जहां से उसका डिस्टेंस लेना है। तो यहाँ पे ये दोनों स्पेरिकल बॉडी, इसलिए इसका हम सेंटर ऑफ मास चूज करते हैं, क्योंकि इस पूरे बॉडी का जो पूरा मास होता है उसके सेंटर में अलॉट होता है, राइट, इसलिए हम सेंटर ऑफ मास लेते हैं। ओके, तो दो ऑब्जेक्ट ले लिया, दोनों का मास m1 m2 ले लिया, इनके बीच में जो डिस्टेंस सेपरेशन है वो r है, वो हमने अंडरस्टैंड कर लिया, और इनके बीच का जो सेंटर लिया, डिस्टेंस लिया, वो उनके सेंटर से लिया है। आगे क्या बोलते हैं, अब देखो मैं यहाँ पे बोलता हूँ अकॉर्डिंग टू दिस थियरी मतलब न्यूटन की थियरी, object in the universe attracts every other object with a definite force। मतलब यहाँ पे ये क्या कहते हैं, ये थियरी क्या कहती है कि इस पूरे यूनिवर्स में जो ऑब्जेक्ट है वो दूसरे ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स लगाएगा, और एक डेफिनेट फोर्स लगाएगा, मतलब एक पर्टिकुलर वैल्यू का फोर्स लगाएगा जो हमेशा कांस्टेंट होगा। हाँ, अगर कुछ वैल्यू चेंज होती है तो वो चेंज होगी, जिसपे हम बात करेंगे आगे, राइट। ओके, तो इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये ऑब्जेक्ट 1 है, तो ये ऑब्जेक्ट 2 पे फोर्स लगा रहा है कुछ ऐसे, तो ये ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2 पे फोर्स लगा रहा है, लेट्स से F1।
सिमिलरली ऑब्जेक्ट 2 है, ये फोर्स लगा रहा है F2 ऑन ऑब्जेक्ट 1, राइट। तो ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं। ये दोनों कौन सा फोर्स लगा रहे हैं बच्चों? यस, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे हैं। तो चलो इन्हें मेजर करते हैं। ओके, तो मैंने बोला दिस फोर्स, अब ये जो फोर्स है इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में, राइट, दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ द टू ऑब्जेक्ट। मतलब क्या है? सिंपल, देखो मैं अब लिखता हूं, ये जो फोर्स है, ठीक है, ये जो फोर्स है, अब इन दोनों फोर्स में से मैं किसी एक फोर्स को एज्यूम करता हूं। ये जो फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे? प्रोडक्ट ऑफ द टू मासेस से। तो मास ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट, मास ऑफ द सेकंड ऑब्जेक्ट, इनका प्रोडक्ट ले लो, तो इससे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, जरा अंडरस्टैंड करो। देखो, जब कोई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आपको पता होगा, मैं एक छोटे से टर्म में अंडरस्टैंड करवाता हूं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब होता है जब एक क्वांटिटी बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़ेगी, बराबर। जैसे सिंपल सी बात है, इफ यू स्टडी मोर यू विल गेट मोर मार्क्स। सिंपल, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है ना, ज्यादा पढ़ाई करो ज्यादा मार्क्स मिलेगा। ऐसा तो नहीं होगा ज्यादा पढ़ाई करके कम मार्क्स मिल जाएगा, ये केस पॉसिबल नहीं है। मतलब वो इनवर्स प्रोपोर्शन नहीं है, वो डायरेक्ट है, ज्यादा पढ़ो ज्यादा मिलेगा, है ना। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब क्या होता है कि, ठीक है, मैं पहले इनवर्सली पे आ जाता हूं फिर आपको बताता हूं। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब यहां पे क्या होगा, जैसे प्रोडक्ट ऑफ द मासेस, अगर आपका मास बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा। गेटिंग इट? अगर दो ऑब्जेक्ट मैंने कंसीडर किए हैं, फॉर एग्जांपल समझ लो मैंने दो ऑब्जेक्ट कंसीडर किए हैं, मून और अर्थ, तो इनका मास तो कम है। बट अगर मैंने ऑब्जेक्ट कंसीडर किया हमारा अर्थ और सन, तो इनका मास ज्यादा है। तो जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा फोर्स। गेटिंग इट? ओके, तो उनका प्रोडक्ट लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोला, दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ द टू ऑब्जेक्ट, जिसको मैंने स्टेटमेंट में लिखा है। लेट्स से दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1। ओके बच्चों, चलो सेकंड स्टेटमेंट क्या है, दिस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इनके बीच में डिस्टेंस कितना है? r, उसका स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कैसे लिखोगे उसको? तो दिस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, राइट। तो उनके बीच के स्क्वायर का डिस्टेंस है ये, राइट। तो उनके बीच का जो डिस्टेंस का स्क्वायर है उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मान लो इनवर्सली प्रोपोर्शनल मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, अगर दो ऑब्जेक्ट बीच में डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स कम हो जाएगा। देखो, डिस्टेंस बढ़ रहा है, फोर्स कम हो रहा है, डिस्टेंस कम होगा, फोर्स बढ़ेगा। सर एग्जांपल दो। चलो मान लो मैंने दो मैग्नेट लिए, ठीक है बच्चों, मैंने दो मैग्नेट लिए। अब मुझे बताओ, दोनों मैग्नेट को अगर मैं पास में रखूंगा तो उनके बीच में ज्यादा फोर्स होगा या दूर रखने पे ज्यादा फोर्स होगा? तो आप बोलोगे बच्चों जब पास में होंगे तो फोर्स ज्यादा होगा, और दो मैग्नेट जब दूर होंगे तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो जाएगा, राइट। तो ये वही है, तो दिस इज दैट इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब क्या होता है, अगर एक क्वांटिटी बढ़ेगी तो दूसरी कम होगी। अगर आपका डिस्टेंस इंक्रीज होता है तो फोर्स डिक्रीज होता है, अगर आपका डिस्टेंस डिक्रीज होता है तो फोर्स इंक्रीज होता है। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। तो यहां पे भी वही है, दो ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस बढ़ेगा तो उनका ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगा, दो ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस कम होगा तो उनका ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ेगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट, राइट। तो इसको मानते हैं इक्वेशन नंबर हमारा 2। दो इक्वेशन ले लिया। ओके, इन दोनों इक्वेशन को मैं साथ में लिखता हूं तो ये कुछ ऐसे दिखेंगे मुझे। ओके, तो दोनों इक्वेशन को हमने क्या किया, साथ में लिख दिया। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 डिवाइड बाई r स्क्वायर। ओके, तो ये दोनों इक्वेशन को हमने क्या कर दिया, साथ में लिख दिया और एक डब्बे में। बट आप एक चीज देखोगे, यहां पे एक जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है जिसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी। ओके, इसे मुझे निकालना है। अगर इसे मुझे निकालना है तो मुझे कुछ कांस्टेंट लेना पड़ेगा। आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को यूं ही नहीं निकाल सकते, यू नीड अ कांस्टेंट टू रिमूव द डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी साइन, या प्रोपोर्शनैलिटी साइन को रिमूव करने के लिए आपको एक कांस्टेंट चाहिए। तो यहां पे हमारा कांस्टेंट क्या है, तो देखो मैं यहां पे इसको ऐसे लिखता हूं, f हमारी जो जो वैल्यूज थी उन सभी वैल्यूज को हम लिख देंगे, ठीक है। यहां पे मैं एक कांस्टेंट लूंगा। देखो अब यहां पे मैंने इक्वल्स टू लिखा हुआ है, प्रोपोर्शनैलिटी को हटा दिया, तो उसके लिए कुछ कांस्टेंट चाहिए। तो वो कांस्टेंट क्या है बच्चों, यस, तो दैट कांस्टेंट इज g। What is this g, sir? This g is called as universal gravitational constant. Yes, this g is called as universal gravitational constant, और इसकी वैल्यू होती है बच्चों, the value of g is 6.673 into 10 raised to -11। ये इसकी वैल्यू है, काफी छोटी वैल्यू है ये। काफी छोटी क्यों कहा मैंने, क्योंकि 10 to the power -11 है, राइट। तो किसी की भी पावर में अगर माइनस होता है और वो नंबर काफी बड़ा होता है तो वैल्यूज काफी छोटी हो जाती है, ठीक है।
और इसकी ऐसा यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ओके, जैसे हर एक वैल्यू की एक यूनिट होती है वैसे इसकी भी यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। सो आई होप यू गॉट द पॉइंट राइट। तो यहाँ पे जो जी है वो मेरा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एंड इसे हम यूज करते हैं बिकॉज हम यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं। तो जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करेंगे तो उसकी जगह पे एक जी लेंगे कांस्टेंट यहाँ पे ग्रेविटेशन में। ओके, आई होप दिस मच इज क्लियर। तो यहाँ पे हमें एक फॉर्मूला मिल चुका है बच्चों, इसी फॉर्मूले को हम बोलते हैं न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो ये हमें देगा कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में कितना फोर्स है। चलो मैं इसमें कुछ चीजें अंडरस्टैंड करवाता हूं आपको। पहले हम इस फॉर्मूले को पहले मैं कंसीडर करता हूं एक अर्थ, ठीक है, जैसा आपने देखा ये इसका सेंटर हो गया। फिर मैं कंसीडर करता हूं इसका मास जो कि m1 है। फिर मैंने कंसीडर किया एक सन, इस तरीके से कुछ इसका सेंटर हम ले लेंगे, और इसका मास मैं लेता हूं m2। ठीक है, अभी मैं अर्थ और सन का एग्जाम्पल ले रहा हूं। इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको मैंने r एज्यूम कर लिया। क्या एज्यूम कर लिया? r। ओके, अब जो हमारा फॉर्मूला था जो अभी हमने डिराइव किया था वो फॉर्मूला क्या था बच्चों? यस, दैट इज m1 m2 बाय r स्क्वायर, और एक g जो है कांस्टेंट वो लिख देना है, इसको डब्बे में डाल देना है। ये हमारा फॉर्मूला था जिसको हम क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लाइक यूनिवर्सल ग्रेविटेशन का फोर्स का फॉर्मूला है ये। ठीक है, ओके। अब मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट दिया, बहुत ध्यान से स्टेटमेंट को देखना। द अबव लॉ मीन्स दैट इफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डबल, तो ऊपर जो भी मैंने लॉ लिखा, राइट, ऊपर जो भी मैंने लॉ लिखा ये क्या कहता है? अगर यहां पे मेरा मास जो है, the above law means that mass of a one object is double, अगर किसी एक भी ऑब्जेक्ट का मास डबल हो जाए तो उनके बीच का फोर्स भी डबल हो जाएगा। कैसे सर? देखो बताता हूं, टेंशन मत लो। तो मैंने क्या कहा, अगर इन दोनों में से इस दोनों ऑब्जेक्ट के मास में से किसी भी ऑब्जेक्ट का मास अगर डबल हो जाए तो उनके बीच का फोर्स भी क्या होगा? डबल हो जाएगा। देखो कैसे? तो मान लो मैं बोलता हूं लेट मास ऑफ द अर्थ बिकम 2 टाइम्स द ओरिजिनल मास। अब ओरिजिनल मास ऑफ अर्थ क्या है? m1 जो हमने चूज किया है, वो उसका 2 टाइम्स हो जाए तो कितना हो जाएगा? दैट इज 2m1, है ना। 2 टाइम्स मतलब 2m1, है ना। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, सोचो मत ज्यादा, राइट। अगर मान लो अर्थ का मास 10 होता तो 2 टाइम्स कितना हो जाता? तो 2 इंटू 10 दैट गिव यू 20, राइट। 2 टाइम्स मतलब वो उसका 2 टाइम्स हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो यहां पे मैंने कंसीडर किया लेट द मास ऑफ अर्थ बिकम 2 टाइम्स द ओरिजिनल मास दैट इज 2m। तो अब मैं क्या करता हूं, ऊपर वाले फॉर्मूले में इस 2m को सब्स्टिट्यूट करके दिखाता हूं। कैसे? देखो, तो मैं लिखता हूं f डैश। अब मैंने f डैश क्यों लिखा? अब बच्चों यहां पे मेरा मास चेंज हो गया है, फॉर्मूले में कुछ नई वैल्यू ऐड होगी तो मेरा फोर्स भी चेंज होगा ना, तो इसलिए मैंने f डैश लिखा। क्योंकि मास चेंज हो रहा है तो फोर्स भी चेंज होगा। तो इस फोर्स को मैं ऊपर वाले फोर्स से तो कंपेयर नहीं कर सकता, क्योंकि ऊपर वाले फोर्स को मैंने ऑलरेडी f लिखा हुआ है, तो नीचे वाले फोर्स को मैं क्या लिखता हूं? f डैश लिखता हूं। ठीक है, ओके। f डैश इज इक्वल्स टू, राइट, जो कि मेरा था 2 टाइम्स ऑफ m1 m2, राइट, डिवाइड बाय r स्क्वायर, और जो मेरा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है g। फॉर्मूला देखो एकदम वो है जो हमने ऊपर लिखा, अभी वही फॉर्मूला, खाली यहाँ पे मास की जगह m1 की जगह मैंने 2 टाइम्स ऑफ m1 लिख दिया, दैट्स इट। ओके, अब मैं क्या करता हूं, इस 2 को मैं थोड़ा बाहर ले लेता हूं, कुछ ऐसे। तो f डैश इज इक्वल्स टू, राइट, m1 m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर, और g को मैंने अलग, इसको मैं ब्रैकेट में ले लेता हूं इन दोनों को, और 2 को मैं इसके बाहर लिख देता हूं। क्या मैं इस फॉर्मूले को ऐसे लिख सकता हूं? तो मैंने जो पहले लिखा था उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, यस लिख सकता हूं। क्यों? सब मल्टीप्लीकेशन में मैंने भाई सिर्फ 2 को बाहर ले लिया है, मैंने सिर्फ 2 को क्या किया है? बाहर ले लिया, क्योंकि सारी चीजें मल्टीप्लीकेशन थी, एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं था, इस वजह से मैं ले सकता हूं। ठीक है, तो 2 को मैंने बाहर ले लिया। ओके, अब मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखता हूं। कैसे? f डैश इक्वल्स टू 2। अब देखो वो जो ब्रैकेट के अंदर की जो मेरी पूरी वैल्यू है g m1 इंटू m2 बाय r स्क्वायर, वो क्या है? तो ऊपर वाला डब्बा देखो, ऊपर वाला डब्बा देखो, तो g इंटू m1 इंटू m2 बाय r स्क्वायर की वैल्यू क्या है बच्चों? f है ना। तो यहां पे इस ब्रैकेट के अंदर मैं क्या लिख सकता हूं? ब्रैकेट की जगह पे f लिख सकता हूं, यस, लाइक दिस। सो ये मेरा फॉर्मूला हो गया। तो अब मुझे बताओ, मुझे जो ओरिजिनल, मुझे अब जो न्यू फोर्स मिला है, मुझे जो न्यू फोर्स मिला है वो कितना मिला है? 2 टाइम्स मिला है ओरिजिनल फोर्स से। अब हमारा स्टेटमेंट पढ़ो, हमने क्या लिखा था? द अबव लॉ मीन्स दैट इफ द मास ऑफ द वन ऑब्जेक्ट इज डबल, द फोर्स बिटवीन द 2 ऑब्जेक्ट ऑल्सो डबल्स। बात समझ में आई? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नहीं समझा तो रिवाइंड करके फिर से देखो। ओके, तो अब मैं अंडरस्टैंड करवाता हूं आपको कुछ और फिनोमेना। मान लो फिर से हमने अर्थ ले लिया, ठीक है, उसका सेंटर ले लिया,
हमने उसका मास m1 कंसिडर कर लिया, फिर हमने सन ले लिया, राइट, और एक जिसको हमने चूज किया उसका मास हमने क्या ले लिया बच्चों, m2 ले लिया, ठीक है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस r ले लिया। ये कांस्टेंट अभी तक हम यही कर रहे थे। अब मैं क्या बोलता हूं, अगर मेरा अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस डबल हो जाए, ठीक है, अच्छा पहले हम इनके बीच का फोर्स लिख देते हैं कितना है, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स है वो कितना है, F इज इक्वल्स टू लाइक m1 m2 बाय r स्क्वायर इनटू g, ठीक है, ये इनका फोर्स हो गया दोनों के बीच में अभी प्रेजेंट टाइम पे। प्रेजेंट टाइम में मतलब इनका जो प्रेजेंट मास है, प्रेजेंट डिस्टेंस है, तो उसके लिए मेरा फोर्स जो है यही रहेगा, ठीक है। अच्छा अगर मैं इन दोनों के बीच का डिस्टेंस डबल कर दूं, अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस डबल कर दूं, इसके पहले क्या किया था, किसी एक का मास डबल किया था, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इन दोनों के बीच का डिस्टेंस डबल कर रहा हूं। तो डिस्टेंस डबल करना मतलब कुछ ऐसे, नाउ माई ये जो r है, दिस r विल बिकम 2r। बात समझ में आ रही, मैंने क्या कहा, मैंने इन दोनों के बीच का डिस्टेंस डबल कर दिया, तो अब ये डिस्टेंस क्या हो गया इनके बीच का, 2r। तो मैं स्टेटमेंट क्या लिखता हूं, ऑल्सो इफ द डिस्टेंस इज डबल, अगर मेरा डिस्टेंस डबल होता है, द फोर्स डिक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ 4। तो यहां पे हमारा जो फोर्स है बच्चों वो 4 के फैक्टर से डिक्रीज हो जाएगा। सर ठीक है, पर डिक्रीज कैसे होगा, चलो वो भी करके दिखाता हूं आपको। तो चलो मैं यहां पे बोलता हूं आपको, द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन बिकम्स 2r, राइट। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, 2r, मतलब जो इनका ओरिजिनल डिस्टेंस था उससे वो उसका 2 टाइम्स इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो ओरिजिनल डिस्टेंस जो r था उसके लिए फोर्स कितना था, जो आपको ऊपर दिख रहा है, राइट, ऊपर जो डब्बे में दिख रहा है वो फोर्स था। अब हम देखेंगे कि डिस्टेंस डबल होने के बाद फोर्स कितना मिलता है, और अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट व्हाट आई हैव रिटन, तो उसके हिसाब से क्या होना चाहिए कि फोर्स जो है वो 4 फैक्टर से डिक्रीज होना चाहिए। तो चलो देखते हैं होता है कि नहीं। ओके, तो मैं लिखता हूं एफ डैश। ऑब्वियसली मैं अब एफ डैश क्यों लिख रहा हूं बच्चों, क्योंकि अब मेरी फोर्स बदलने वाली है, तो उसको मैंने एफ डैश से रिप्रेजेंट किया। आप इसे एफ डैश या F1 या F प्राइम आप किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो एफ डैश विल इक्वल्स टू, मैं सारी वैल्यूज लिख दूंगा, राइट, m1 इंटू m2, और देखो अब मैंने डिस्टेंस में r की जगह 2r स्क्वायर लिखा है, यस, और ये जो मेरा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g, तो यहां पे मैंने इसको डब्बे में कर दिया। चलो अब मैं इसको थोड़ा रीअरेंज करता हूं। अब मैं क्या करता हूं, मैं यहां पे जो मेरा बच्चों 2r स्क्वायर है डिनोमिनेटर में, मुझे बताओ अगर मैंने इस 2 का स्क्वायर ले लिया तो कितना आ जाएगा, 4, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूं, एफ डैश इक्वल्स टू, राइट, m1 इंटू m2 r स्क्वायर, और ये g, और ये पूरा ब्रैकेट मैंने कर दिया क्लोज, ठीक है। और ये जो 2 का स्क्वायर था वो 4 होगा, जिसको मैंने अलग से लिख दिया बाहर। इतना समझा मैंने क्या किया, नीचे डिनोमिनेटर में जो 2r स्क्वायर था, तो वो जो स्क्वायर है वो 2 को भी है और r को भी है, ठीक है। सो 2 को स्क्वायर था, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, वो डिनोमिनेटर में ही है, तो सब कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसको मैं अलग से लिख सकता हूं ब्रैकेट के बाहर, राइट। तो अभी भी 4 मेरा डिनोमिनेटर में है, पहले भी डिनोमिनेटर में ही था। ओके, इसको हमने कर दिया डब्बे में। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं फिर से इसको लिखूंगा, एफ डैश इक्वल्स टू, राइट, 1/4 टाइम्स ऑफ, अब देखो वो ऊपर ब्लिंक हो रहा है, वो ब्लिंक हो रहा है, वो क्या है, वो मेरे इस ब्रैकेट की वैल्यू है। ब्रैकेट में क्या है मेरा, g m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर, और g m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है बच्चों, f, तो मैंने वहां पे लिख दिया f। नाउ यू सी मुझे क्या मिल गया, मुझे जो अब ओरिजिनल, अब मुझे जो न्यू फोर्स मिला है, ओरिजिनल नहीं, अब मुझे जो न्यू फोर्स मिला है वो ओरिजिनल फोर्स का 4 टाइम डिवाइड बाय 4 है। मतलब वो क्या कर रहा है, ओरिजिनल फोर्स को 4th के फैक्टर से डिवाइड कर रहा है। तो अब वो स्टेटमेंट समझ में आया ऊपर जो हमने लिखा था, ऑल्सो इफ द डिस्टेंस इज डबल द फोर्स डिक्रीजेस बाय फैक्टर 4। ओके, आई होप यू गॉट द पॉइंट। ओके, अब यहां पे एक स्टेटमेंट में और देता हूं, all these laws are applicable to any objects which has mass। तो जिस भी ऑब्जेक्ट के पास मास होगा ना, उन सभी जगह पे ये लॉ एप्लीकेबल है, ठीक है। बात समझ में आ गई, क्लियर है सब कुछ। ये थोड़ा लेक्चर बड़ा होने वाला है क्योंकि मैं अभी आपको इनवर्स स्क्वायर लॉ भी बताने वाला हूं, ठीक है, तो उसको भी अंडरस्टैंड करते क्या है। सो नाउ वी अंडरस्टैंड द इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो जिसके लिए एक स्टेटमेंट यहां पे दिया हुआ है, तो स्टेटमेंट कुछ ऐसा है, व्हाई डिड न्यूटन एज्यूम इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंसी ऑन द डिस्टेंस इन हिज लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। आपको याद होगा लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में न्यूटन ने लिखा था F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, है ना, नहीं याद है, दिखाता हूं, राइट। तो फॉर्मूला क्या था, F इज इक्वल्स टू m1 m2 बाई आर स्क्वायर, राइट। तो यहां पे नीचे देखो r स्क्वायर है। तो बच्चों यहां पे क्वेश्चन मार्क था कि न्यूटन ने r स्क्वायर ही क्यों लिया, उन्होंने दूसरी कोई वैल्यू मतलब r क्यूब या r सिर्फ क्यों नहीं रहने दिया, यहां पे स्क्वायर ही क्यों चूज किया। आर यू गेटिंग द पॉइंट।
ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है और ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, फ्रेम होगा, ठीक है। तो आपको ये इनवर्स स्क्वायर लॉ डिपेंडेंसी बतानी भाई ऐसा क्यों हो रहा है। तो चलो इसको भी हम प्रूव करते हैं कि व्हाई न्यूटन एज्यूम इनवर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है। ये स्क्वायर लॉ बच्चों बहुत जगह फॉलो होता है, जब आप करोगे आपका 11 12 तब आपको और ज्यादा क्लियर होगा, बट ठीक है अभी मैं इतनी बातें क्लियर करता हूं जो आपकी बुक में है। ओके, तो अब हम क्या करते हैं यस तो मानते हैं भाई हमारे एक अर्थ है और एक सन है, और ये जो अर्थ है ये क्या कर रहा है, सन के अराउंड घूम रहा है। ये क्या कर रहा है, ये सन के अराउंड घूम रहा है। तो बेसिकली ये किसी वेलोसिटी से, किसी स्पीड से जो है सन के अराउंड घूमेगा, कौन, हमारा अर्थ। ओके, तो यहां पे इनके बीच में क्या होगा, एक सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, राइट। आपको पता है कि हमने बताया था कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है किस वजह से आता है, बिकॉज ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। मैंने ये फर्स्ट लेक्चर में कराया था, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज जाके उसको देखिए, तो आपको ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। ओके, तो मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखता हूं, F इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r। नाउ व्हाट इज दिस, F इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r क्या है बच्चों, यही तो है मेरा सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं इसको इक्वेशन नंबर 1। तो ये जो मैंने अभी इक्वेशन लिखा F इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r, दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1, और यही मेरा सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है, यही मेरा सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो मैंने बोला इस इक्वेशन में जो m है वो मेरा मास है, जो v है वो मेरा स्पीड है, और जो r है वो डिस्टेंस है फ्रॉम द सन, ठीक है। जो r है वो है डिस्टेंस फ्रॉम द सन। यहां पे v को मैं अभी स्पीड बोल रहा हूं, वेलोसिटी नहीं बोल रहा हूं, आई एम नॉट यूजिंग द वर्ड वेलोसिटी, बट एक्चुअली में v वहां पे वेलोसिटी होता है। बट वेलोसिटी स्पीड में बहुत डिफरेंस है। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। मैं तो अभी वहां पे मैं नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि उसके लिए मुझे फिर इस टॉपिक को डाइवर्ट करना पड़ेगा। बट फिलहाल के लिए अभी आप अंडरस्टैंड करो, इस चैप्टर में इस टॉपिक के लिए मैं वेलोसिटी को एज अ स्पीड कंसीडर कर रहा हूं। तो आप बोलोगे सर क्यों कर रहे हो, क्योंकि वो दोनों अलग वैल्यू है, तो आप ऐसे नहीं कर सकते हो। मुझे पता है बच्चा हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, बट मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इस पॉइंट पे हम डायरेक्शन को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। वेलोसिटी एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसके पास डायरेक्शन भी होता है, बट जो स्पीड होती है उसके पास डायरेक्शन नहीं होता, उसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। तो मैं यहां पे क्या करने वाला हूं, मैं यहां पे सिर्फ और सिर्फ अंडरस्टैंड करूंगा मैग्नीट्यूड को, नॉट डायरेक्शन। तो मैं वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को अंडरस्टैंड कर रहा हूं, और जब भी मैं वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को अंडरस्टैंड करूंगा तो आई विल कंसीडर वेलोसिटी एज स्पीड। ओके, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा तो इतना याद रखो, अभी हम वेलोसिटी को सिर्फ स्पीड मान के चलेंगे, ठीक है। अब आपके लिए अभी इतना ही है 10th लेवल पे। अगर आपको इसको और अच्छे से अंडरस्टैंड करना है तो प्लीज मुझे कमेंट करो, सर आप स्पीड और वेलोसिटी पे थोड़ा एक अलग से वीडियो बना के डालो, तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा लाके, ठीक है। आप कमेंट करना, नहीं तो ये वीडियो और लंबा हो जाएगा काफी। तो मैं चाहता हूँ ये थोड़ा शॉर्ट ही रहे। अगर आपको स्पीड और वेलोसिटी पे एक्स्ट्रा वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करना, तो उसके ऊपर ही मैं एक्स्ट्रा वीडियो बनाऊंगा कि हमने ऐसा क्यों किया, ठीक है। चलो मैक्सिमम कमेंट आएंगे तो बनाऊंगा, ठीक है। सो एक भी आया तो भी बना दूंगा तो v इज इट स्पीड एंड r इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सन। तो r जो डिस्टेंस है बच्चों वो मीन डिस्टेंस होने वाला है, जैसा मैंने केपलर्स थर्ड लॉ में बताया था। क्योंकि ये इलिप्टिकल ऑर्बिट है तो मेरा r कांस्टेंट तो होगा नहीं, तो r में यहाँ पे मीन लेने वाला हूं। अब हम बार बार मीन लिखेंगे नहीं, बट यू अंडरस्टैंड कि दिस इज द मीन डिस्टेंस। ओके, चलो अब मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट क्या दिया, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द प्लैनेट इन 1 रेवोल्यूशन। तो एक रेवोल्यूशन में प्लैनेट जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, राइट। तो आप कोई भी एक पॉइंट चूज कर लो, अब उस पॉइंट से घूम के जब प्लैनेट फिर से उसी पॉइंट पे आएगा, है ना, घूम के फिर से वो उसी पॉइंट पे जब आएगा तो उसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे बच्चों, यस, तो उसे हम यहाँ पे बोलेंगे 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट्स, राइट। तो एक रेवोल्यूशन जब कंप्लीट होगा तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अब जाहिर सी बात है बच्चों, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पार्ट में घूम रहा है और वो एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, 2 पाई r, दैट विल बी इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ द ऑर्बिट, जो कि 2 पाई r होगा। ओके, यस, आगे बढ़ते हैं। अभी हमने मीन डिस्टेंस लिया, इसलिए r जो है मेरा मीन डिस्टेंस है, तो इसको थोड़ा हम सर्कुलर ऑर्बिट के हिसाब से कंसीडर कर रहे हैं, इवन दो इट्स अ इलिप्टिकल ऑर्बिट, ठीक है। तो वी आर कंसीडरिंग द इट्स डिस्टेंस एज 2 पाई r, है ना, क्योंकि कोई भी चीज सर्कुलर में जब घूमेगी तो 2 पाई r डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। अब बात करते हैं टाइम की। सो r इज द मीन डिस्टेंस, राइट, ऑफ द प्लैनेट एंड द सन, एंड द टाइम टेकन इज, एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसको मैं बोलता हूं पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, जिसको हम बोलेंगे कैपिटल T। सो व्हाट इज कैपिटल T, टोटल टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन। ओके, आगे तो यहां पे जो मेरी स्पीड होगी वो क्या होगी, तो v इज इक्वल्स टू, राइट, दैट विल बी माय डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन। तो मेरा वेलोसिटी या स्पीड यहां पे क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन। डिस्टेंस ट्रेवल कितना है बच्चों, 2 पाई r, टाइम कितना है t, तो लिख दो 2 पाई r बाय t। ओके,
बात समझ में आई? ये मेरा हो गया स्पीड का फॉर्मूला। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या हो गया? 2πr/t। इसको कर दो इक्वेशन नंबर 2। तो अभी तक हमने दो इक्वेशन फॉर्म कर दिए, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 जो है सेंट्रीपिटल फोर्स का है, इक्वेशन 2 जो है वो है स्पीड का, दैट इज 2πr/t। ओके, वैसे तो ये वेलोसिटी है बट मैं फिर भी इसको स्पीड बोल रहा हूं, ठीक है? तो मुझे पागल मत समझना, राइट? देयर इज अ रीजन बिहाइंड दिस, बट अभी मैं उस रीजन पे नहीं जा सकता हूं, राइट? क्योंकि आपको उतना अभी नहीं जाना है डीप में, आप फिलहाल से भी अंडरस्टैंड करो। अब इसको हम स्पीड लेके चल रहे हैं, बट मैंने कहा अगर आपको समझना है तो प्लीज कमेंट करना, मैं बना दूंगा वीडियो। ओके, तो यहाँ पे जो स्पीड है मेरी वो 2πr/t है। ओके, अब इसको मैं थोड़ा आगे कंटिन्यू करता हूं। तो सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 क्या था? 2πr/t। इक्वेशन 1 क्या था? F = mv²/r। तो मैं इक्वेशन 1 में 2 को सब्स्टिट्यूट करता हूं। तो चलो, मैंने इक्वेशन 1 लिख दिया, क्या है? mv²/r। सर आपने v को रेड क्यों किया? क्योंकि बच्चा हमारा जो स्पीड जो था वही तो v तो था ना, वो स्पीड हमारा v ही था ना, तो v की जगह पे ही मैं सब्स्टिट्यूशन करूंगा, राइट? तो मैं इसे कैसे लिखूंगा? तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा mv², राइट, सॉरी m/r। v की जगह पे मैं क्या लिखूंगा बच्चों? v की जगह पे हमने क्या फाइंड आउट किया अभी पिछले वाले स्लाइड में? तो हमने क्या फाइंड आउट किया? यस, तो माई v इज नथिंग बट व्हाट बच्चों? दैट इज 2πr/t, 2πr/t। ओके, तो अभी v स्क्वायर है तो इसको भी स्क्वायर लेना पड़ेगा, तो इसको भी स्क्वायर ले लिया। बात समझ में आई? मैंने सिर्फ क्या किया, मैंने v की जगह पे, मतलब जो v की वैल्यू थी, तो मेरा जो फोर्स था सेंट्रीपिटल फोर्स, उस सेंट्रीपिटल फोर्स में मैंने सिर्फ v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है, दैट्स इट। अभी तक मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया है। ओके, इसको कर देते हैं डब्बे में। अब मैं इसको आगे और सॉल्व करता हूं। तो यहां पे आप देखोगे कि ये जो मेरा 2πr/t का स्क्वायर है, होल स्क्वायर है, मैं इसको स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो मुझे कुछ ऐसी वैल्यू मिल जाएगी। 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, आर का स्क्वायर आर स्क्वायर और टी का स्क्वायर टी स्क्वायर। तो ये मुझे मिल गया, इसको भी एक डब्बे में कर दो। बात क्लियर? इतनी बात समझ में आई कैसे किया यहां तक? ओके, तो क्या किया, पहले सेंट्रीपिटल फोर्स लिया, सेंट्रीपिटल फोर्स में हमने v की जगह पे v की वैल्यू पुट कर दी 2πr/t और उसका होल स्क्वायर, तो उसका स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, हमें ये वैल्यू मिल गया। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करता हूं, ध्यान देना। नेक्स्ट स्टेप में मैंने सिर्फ बच्चों क्या किया है, मैंने सिर्फ जो टी स्क्वायर था, वो टी स्क्वायर तो ऑलरेडी मेरा डिनोमिनेटर में है, तो उसको मैंने सिर्फ डिनोमिनेटर में लिख दिया, ठीक है? टी स्क्वायर को मैंने सिर्फ डिनोमिनेटर में लिख दिया, क्योंकि 4π²r² था, तो टी स्क्वायर इज अ डिनोमिनेटर वैल्यू, तो उसको मैंने सिर्फ डिनोमिनेटर में लिख दिया, दैट्स इट, और कुछ नहीं किया। इसको भी कर दो डब्बे में, राइट? ओके, तो इतनी बात समझ में आ गई। आगे चलते हैं। अब यहां पे हम क्या करेंगे, हम अभी इसको जो है थोड़ी सी चेंजेस करेंगे, राइट? क्या चेंजेस करेंगे? तो देखो, मैंने इसको कुछ ऐसे लिखा, राइट? तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैं अभी, ठीक है, जो वैल्यू थी मैंने उसी वैल्यू को भी लिखा, देखो कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया है, लाइक m4π²r² जैसा था वैसे ही लिख दिया, राइट? और ब्रैकेट हमारा दे दिया। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसमें जो है कुछ मल्टीप्लाई करूंगा। क्या मल्टीप्लाई करोगे सर? देखो, मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया r से, इन न्यूमरेटर एंड इन डिनोमिनेटर। सो आई हैव मल्टीप्लाइड दिस बाई r इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर आप ऐसा क्यों कर रहे हो सर? बच्चा, हमें इनवर्स स्क्वायर लॉ प्रूफ करना है, और ये प्रूफ करने का एक प्रोसेस है, ये प्रूफ करने का एक प्रोसेस है, ठीक है? ओके, तो मैंने इसे मल्टीप्लाई किया r से इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब देखो, न्यूमरेटर में ऑलरेडी r स्क्वायर था और डिनोमिनेटर में ऑलरेडी r था, तो ये r उनसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। मुझे क्या वैल्यू देगा? तो मुझे ये कुछ ऐसी वैल्यू देगा। क्या देगा सर? तो देखो, मुझे देगा 4π²r³, राइट? और एक सेकेंड, हम बहुत ज्यादा आगे फास्ट चले गए। हाँ, तो मुझे क्या वैल्यू देगा ये? तो F = 4π²r³। r³ क्यों? क्योंकि r मल्टीप्लाई हो गया ना अंदर वाली r से, और नीचे वाले r से नीचे वाला r मल्टीप्लाई हो गया डिनोमिनेटर के, वो r² दे दिया, और mt² जैसा था वैसे ही है। तो कुछ हमने एक्स्ट्रा नहीं किया, हमने जो r को मल्टीप्लाई किया था ऊपर और नीचे, उसी को हमने इसे मल्टीप्लाई कर दिया। इसको अब मैं और कैसे लिखूंगा? तो मैं लिखता हूं F = ठीक है, ध्यान देना बच्चों बहुत। इसको मैं लिखता हूं, देखो मैंने क्या किया, जो वैल्यू थी मेरे पास, राइट, उन वैल्यूज को मैंने क्या किया, सबको वैसे ही लिखा, खाली मैंने ना उसको एक सीक्वेंस में लिखा है। 4 ब्रैकेट के अंदर था तो उसको पहले लिखा, फिर m लिखा, फिर π² लिखा, फिर r³ लिखा, और नीचे मैंने क्या लिखा, r² और t² जैसा था। पर सर आपने r³ और t² को अलग से क्यों लिखा है? बच्चा, मैं इसको डब्बा बनाने वाला हूं। सर आपने डब्बा क्यों बना दिया? बच्चों कुछ याद करो, ये क्या है? दिस इज नथिंग बट योर केपलर्स थर्ड लॉ। मैंने आपको केपलर्स थर्ड लॉ में बताया था
टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू के, मैंने क्या बताया था, टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू के, बट ये आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 अपॉन के, है ना। तो इसको मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूं, राइट। तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा 4m पाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर की जगह मैंने क्या लिख दिया बच्चों, 1/k। ये 1/k क्या है, ये मेरा केपलर्स थर्ड लॉ से आया, मुझे ये कहां से आया, केपलर्स थर्ड लॉ से। और ये k क्या है, k कांस्टेंट है। व्हाट इज दिस k, k इज कांस्टेंट बच्चों, ओके। तो यहां तक हमने कैसे किया, इतनी बात समझ में आई। मैंने सबको बॉक्स बॉक्स बनाया, इसलिए बनाया ताकि वो सब अलग लगे, नहीं तो सब एक ही में दिखेगा, ठीक है, और आपको ईजी लगे, ठीक है, इसलिए इसे बॉक्स में किया है। आपको एग्जाम में बॉक्स करने की जरूरत नहीं है, आप लाइन से कर सकते हो, ठीक है। चलो आगे करते हैं। तो अभी जो मुझे वैल्यू मिली थी बच्चों, f इक्वल्स टू, क्या वैल्यू मिल गई थी, 4m पाई स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 4m पाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर के, हमें यही वैल्यू मिली थी। देखना चाहते हो तो देखो, हमें यही वैल्यू मिली थी, f इक्वल्स टू 4m पाई स्क्वायर इंटू 1 था तो 1 को छोड़ दो, अपॉन आर स्क्वायर और के, अपॉन आर स्क्वायर और के, ठीक है। तो मैंने उसको लिख दिया फिर से, तो क्या मिला मुझे, 4m पाई स्क्वायर आर स्क्वायर के, ठीक है, ये मिल गया। चलो अब यहां पे मैं कुछ और चेंजेस करता हूं। क्या करोगे सर, देखो बच्चों ध्यान से देखना, मैंने यहां पे क्या किया, मैंने यहां पे ना बच्चों देखो 1/r स्क्वायर को अलग कर दिया, और बाकी जो 4 पाई स्क्वायर m और k था उसको अलग कर दिया। मैंने r को अलग कर दिया, जो r था डिनोमिनेटर में उसको अलग से लिखा। अब नीचे r, अच्छा नीचे r लिखा ना तो उसके ऊपर क्या है, कुछ नहीं तो 1 रहेगा, ठीक है। और ये 4m पाई स्क्वायर और k को मैंने अलग से लिख दिया, एक इसको डब्बा बना दिया, ठीक है। इसको मैंने डब्बा क्यों बनाया, मैं यहां पे एक स्टेटमेंट लिखता हूं, सी ऑल द वैल्यूज इन द रेड बॉक्स आर कांस्टेंट। तो ये रेड बॉक्स में मैंने जितनी भी वैल्यूज लिखी है वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, ये वो वैल्यू जो चेंज नहीं होगी, जो चेंज नहीं होगी। मतलब देखो अब मुझे एक बात बताओ, 4 तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, वो कभी चेंज नहीं हो सकता। मास ऑफ द ऑब्जेक्ट वो भी कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट वैल्यू है, पाई की वैल्यू सबको पता है 3.14, के जो है वो केपलर्स लॉ का कांस्टेंट है। तो भैया ये तो सब कांस्टेंट हो गए ना, ये तो चेंज होने वाले नहीं है। सर आर कांस्टेंट नहीं है क्या, नहीं है बच्चों। व्हाट इज आर, डिस्टेंस बिटवीन द प्लैनेट्स एंड द सन, राइट, डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून। आर तो चेंज हो सकता है पर बाकी वैल्यूज चेंज नहीं हो सकती है, इसलिए आर कांस्टेंट नहीं है, इसलिए उसको हमने कांस्टेंट नहीं माना, इसलिए उसको हमने रेड बॉक्स में नहीं दिया, ठीक है। तो मैं अभी इसको क्या बोलता हूं, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, तो सी मैं इसे लिखता हूं, तो जो पूरा कांस्टेंट था उसको मैंने के मान लिया, वो जो पूरा कांस्टेंट था रेड बॉक्स में उसको के मान लिया, और डिनोमिनेटर में क्या है मेरे पास, आर स्क्वायर, ठीक है, डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या है, आर स्क्वायर। तो मैं आपको थोड़ी देर पहले बताया था बच्चों कि जब भी मेरे पास प्रोपोर्शनलिटी की साइन होती है उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कांस्टेंट लेते हैं। अगर मैं कांस्टेंट को रिटर्न दे दूं तो क्या होगा, तो मेरा प्रोपोर्शनलिटी वापस आ जाएगा। तो मुझे क्या मिल गया, मुझे मिल गया f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, और यही तो है मेरा इनवर्स स्क्वायर लॉ, इसी को बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। अब देखो यहां पे प्रूव हो गया ना, f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, और न्यूटन ने यही चूज किया था, अगर आपको याद होगा, राइट, जब मैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बताया था आपको मैंने, तो यहां पे हमने बताया था ना, न्यूटन ने ये बोला था कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू मासेस एंड फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का स्क्वायर आ गया मेरा। आई होप एवरीवन गेटिंग दिस। चलो यहां पे हम अंडरस्टैंड करते हैं। अब कैसे आप देख रहे हो, ये अर्थ है और ये जो सन है इसके अराउंड घूम रहा है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस r है ये इस पे डिपेंड करेगा। तो r स्क्वायर जो है डिस्टेंस, देखो आप देखो डिस्टेंस चेंज हो रहा है ना, सन और अर्थ के बीच का कभी डिस्टेंस बढ़ रहा है कभी कम हो रहा है, ठीक है, वो तो सेम नहीं रहेगा। तो यहां पे क्या स्टेटमेंट दिया, दस न्यूटन कंक्लूडेड दैट द सेंट्रिपिटल फोर्स व्हिच इज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ प्लैनेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स सर्कुलर मोशन। तो न्यूटन ने क्या कंक्लूड किया, जो सेंट्रिपिटल फोर्स एक्ट हो रहा है कहां पे, सन और प्लैनेट के बीच में, या प्लैनेट पे जो सेंट्रिपिटल फोर्स लग रहा है वो रीजन है उस प्लैनेट के सर्कुलर मोशन में घूमने का। इस पे हम तो पहले ही बात कर चुके हैं। मस्ट बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस बिटवीन द प्लैनेट एंड द सन। तो वो जो उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होना चाहिए उनके स्क्वायर के डिस्टेंस का। तो ये न्यूटन ने एज्यूम किया, राइट, और इसका प्रूफ भी है। एजम्पशन मतलब इसका प्रूफ भी है, ऐसे ही नहीं कि ऐसे ही बोल दिया, इसका प्रूफ भी है, ठीक है।
सो आई होप यू ऑल गॉट द पॉइंट कि एग्जैक्टली इसमें क्या होने वाला है, राइट। और यहाँ पे हमारा जो ये टॉपिक है बच्चों वो एंड होता है आज का। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जिसमें हम अंडरस्टैंड करेंगे बाकी सारे कॉन्सेप्ट्स को, राइट, जो कि आगे हम कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। थैंक यू वेरी मच बच्चों, मिलते हैं इसी वीडियो के साथ और मतलब नई वीडियो के साथ, नई उमंग के साथ, और ऐसे ही पढ़ते रहो, अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहो। थैंक यू बच्चे लोग, मीट यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास, बाय एवरीवन।